बाहुबली, विधायक, सांसद, माफिया, गैंगस्टर से लेकर मोस्ट वांटेड क्रिमिनल तक, कई नाम, कई किरदार और कई संबोधन, लेकिन करतूत सिर्फ आतंक फैलाना। लोगों के बीच दहशत फैलाकर अपना रसूख कायम करने वाले सफेद पोश अपराधियों की फहरिस्त बहुत लंबी है। इसी लंबी फहरिस्त में एक नाम जुड़ता है बाहुबली मुख्तार अंसारी का। वो मुख्तार अंसारी जिसकी एक वक्त पूर्वांचल में तूती बोलती थी, पुलिस प्रशासन से लेकर सरकार तक उसकी जेब में होते थे। उसके आतंक को कोई अगर बयां कर सकता है तो वो है सिस्टम में रहकर प्रताड़ना झेल चुके आईपीएस शैलेंद्र सिंह। वो शैलेंद्र सिंह जिनके साहस की वजह से आज खूंखार मुख्तार जिंदगी भर के लिए सलाखों के पीछे सड़ रहा है। ये मुख्तार ने विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष बनारस के थे और उनका आज से करीब 25 साल पहले अपहरण किया और जैसा पता चलता है कि 5 करोड़ लेके भी मार दिया उसने। तो उतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के कोषाध्यक्ष का अपहरण करके पैसा लेके मार दिया। पुलिस के एडिशनल एसपी उदय शंकर जायसवाल जी, उनके ऊपर गोली चलाई इसने। लोग बताते हैं कि यहाँ पे जो लखनऊ में जेल अधीक्षक सम तिवारी दी थे, उनका राजभवन के सामने मर्डर हुआ, जिसमें सब केस चल रहा है। सिपाही पुलिस लाइन में था बनारस के, वहाँ उसको घुस के मारे लोग। तो जो शासन सत्ता से लोहा ले रहा है, सीधे पुलिस को चुनौती दे रहा है, उस पर गोली चला रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि मुख्तार कितना उसका साम्राज्य था खौफ का। और ऐसी दशा में उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं किसी की। 10 जून 1987 ये वो रोज था जब अंसारी ने एक 2 नाली बंदूक के लाइसेंस के लिए गाजीपुर जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ प्रार्थना पत्र दिया। मुख्तार को हथियारों का बहुत शौक था। हथियार हथियाने के लिए किसी भी हद तक वो चला जाता और 2 नाली बंदूक पाने के लिए उसने जुर्म की दुनिया में दिमाग दौड़ाया। खेल ये था कि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के फर्जी हस्ताक्षर से सशस्त्र लाइसेंस प्राप्त किया गया। मामला उजागर हुआ तो तत्कालीन आयुध लिपिक गौरी शंकर श्रीवास्तव और मुख्तार के खिलाफ केस दर्ज हुआ, लेकिन गौरी शंकर की मौत की वजह से बहुत ही आसानी से खतरनाक हथियार खरीदने के केस को खत्म कर दिया गया। लेकिन जिस केस में मुख्तार 36 साल पहले बच गया था, उसी केस में योगी राज में उसकी ऐसी कमर तोड़ी गई है कि अब उसे उम्र भर जेल में बिताना पड़ेगा। बात साल 2004 की है। पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह वाराणसी में एसटीएफ चीफ थे। उनको वहां मुख्तार अंसारी और बीजेपी नेता कृष्णानंद राय के बीच होने वाले गैंगवार पर नजर रखने के लिए भेजा गया था और डरावनी कहानी की शुरुआत हुई 2003 में, जब मुख्तार और कृष्णानंद राय के बीच में लखनऊ में कैंट थाना क्षेत्र में सुबह सुबह क्रॉस फायरिंग हुई, तो शासन सत्ता में बैठे लोगों की नींद उड़ गई। उस समय मुलायम सिंह की गवर्नमेंट थी और लोगों ने यही कहा कि भाई इसको चेक करो, वरना ये तो राजधानी में अगर इतने की हिम्मत हो रही करने की, क्रॉस फायरिंग करने की, तो पूरे यूपी में क्या होगा, खासकर पूर्वांचल में क्या होगा। और उस समय मैं एसटीएफ में था। मुझे इस कार्य में लगाया गया कि आप चंदौली के रहने वाले हैं, बनारस में आप सीओ सिटी के रूप में पोस्टेड रहे हैं, तो आप पूर्वांचल को अच्छी तरह समझते हैं, इन लोगों को जानते हैं, आप इनके ऊपर काम करिए। साल 2002 में कृष्णानंद राय ने 5 बार के विधायक रहे मुख्तार अंसारी को हराकर एमएलए बने थे। ये बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। मुख्तार उन्हें मारकर रास्ते से हटाना चाहता था। दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि अक्सर मुख्तार और कृष्णानंद राय के बीच गैंगवार होने लगा। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए शैलेंद्र सिंह मैदान में उतरे। इसी बीच शैलेंद्र सिंह ने मुख्तार के फोन टैप करने शुरू किए। एक दिन मुख्तार अंसारी की फोन पर हुई बातचीत सुनकर वो सन्न रह गए, क्योंकि माफिया किसी से एनएमजी यानी लाइट मशीन गन खरीदने की बात कर रहा था, जिससे वो कृष्णानंद राय की हत्या करना चाहता था। शासन के निर्देश पे ही फिर मैं इन लोग का फ़ोन, जितने सब ग्रुप के लोग थे, सबका मैं लिसनिंग पे पैरेलल लेके सुनता रहा। और उसी दौरान ये बात जनवरी 2004 में 17 जनवरी के आसपास ये सूचना आई, फ़ोन पे सुनाई दिया कि मुख्तार अंसारी कोई सेना का भगोड़ा है बाबूलाल, और उससे लाइट मशीन गन लेके वो भागा हुआ है, उससे ये खरीदना चाहते हैं। अब बार बार अपने आदमी को प्रेस कर रहा था कि इसको किसी भी कीमत पे मुझे चाहिए, चाहे जो पैसा मांगे वो दो, क्योंकि कृष्णानंद की जो बुलेट प्रूफ थी, राइफल के अगेंस्ट बुलेट प्रूफ थी, तो वो चाहता था कि एलएमजी अगर हमको मिल गई, इसकी मारक क्षमता ज़्यादा है,
ये उसको भेज देगी और हम बुलेट प्रूफ गाड़ी में को भी भेज के उसको मार देंगे। तो इस वजह से बार बार अपने आदमी को प्रेस कर रहा था और फ़ोन में आ रहा था, जो केस डायरी में भी लिखा गया, न्यायालय में गया, कि इस लाइन में देरी नहीं की जाती, इमीडिएट चाहिए। 17 को ये बात समझ में आई और 25 जनवरी 2004 को, मतलब आप सोचिए कि 7 दिन में डीलिंग फिक्स हो गई। कृष्णानंद को मारने के लिए मुख्तार हथियारों की जो प्लानिंग कर रहा था, उसकी सारी जानकारी पुलिस के कानों तक पहुंच गई थी। पूरा महकमा दहल उठा। मुख्तार ने एक बार हमला भी करवाया, लेकिन कृष्णानंद राय की बुलेट प्रूफ कार की वजह से उनका निशाना चूक गया। बस यहीं से मुख्तार का काल शुरू हुआ। पुलिस ने पता किया तो इंडियन आर्मी के एक भगोड़े बाबूलाल यादव का नाम सामने आया, जो मुख्तार को एलएमजी बेच रहा था। शैलेंद्र ने तुरंत आला अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी। उस वक्त वाराणसी के तत्कालीन एसपी आर.के. विश्वकर्मा ये बात सुनकर परेशान हो उठे। 17 को ये बात समझ में आई और 25 जनवरी 2004 को, मतलब आप सोचिए कि 7 दिन में डीलिंग फिक्स हो गई, डिलीवरी होनी थी। और ये बात हम लोग जब सरकार के नोटिस में लाए, शासन में लाए, ऊपर अधिकारियों को बताया, तो सबका एक ही स्वर से कहना था कि शैलेंद्र किसी भी कीमत पे ये एलएमजी मुख्तार के पास नहीं जानी चाहिए। अगर मुख्तार के पास ये एलएमजी चली गई तो तुम सोच लो कि क्या हर्ष होगा। एलएमजी 1 मिनट में 500 से ऊपर फायर करती है, 1 किलोमीटर से ऊपर इसकी मारक क्षमता है। तो ऐसी दशा में किसी भी कीमत पे एलएमजी मुख्तार के पास न जाए। अगर चली गई तो रिकवर करना मुश्किल होगा, उसका इतना बड़ा सब घर ये है वो छिपा देगा, विधायक भी है, तो पहले ही रिकवर करो। और अंत में हमने, हमारी टीम ने जान पे खेल के एक तरह से ये एलएमजी को रिकवर किया। आपको याद होगा कि पूरे क्राइम क्षेत्र में न उस घटना के पहले और न बाद में कभी लाइट मशीन गन न चर्चा हुई, न प्रयोग हुआ और न रिकवरी हुई। आतंकवादी क्षेत्र में तो हुआ है, लेकिन क्राइम के क्षेत्र में इधर ऐसे सच नहीं हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि लाइट मशीन गन हम लोगों ने रिकवर किया, जान पे खेल के एक तरह से। और उसमें फिर चौबेपुर थाना जो बनारस का था, वहाँ एक मुकदमा लिखा गया 25 तारीख को सुबह। और जब दोपहर तक इन लोग को पता नहीं था, सिंपली जैसे होता है कि पकड़ा जाता है लाइट मशीन गन या कोई भी आर्म्स पकड़ा जाता है तो आर्म्स एक्ट में मुकदमा होता है, जिसके पास पकड़ा जाता है वो दोषी होता है, बात करने वाला दोषी नहीं होता। तो मुख्तार इस बात से खुश था कि जो पकड़े गए हैं वो तो हमारे गुर्गे हैं और उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें पास तो रिकवरी नहीं हुई, तो खुश था, चलो मेरी जान बच गई। आईपीएस अधिकारी आर.के. वर्मा को यह पता था कि हर हाल में लाइट मशीन गन को मुख्तार अंसारी के पास पहुंचने से पहले बरामद करना जरूरी है। पुलिस के लिए अब एलएमजी बरामद करना मुश्किल लग रहा था, लेकिन हिम्मत और जोश से लबरेज उस टीम ने किसी तरह से जान पर खेलकर उस खतरनाक हथियार को बरामद कर लिया। यहीं से सबको लगा कि मुख्तार की उल्टी गिनती शुरू हो गई, क्योंकि पुलिस ने उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के साथ साथ पोटा भी लगा दिया। लेकिन वक्त बीता नहीं, मुख्तार को खबर लगी और उसके कान खड़े हो गए। उस समय न सिर्फ मुख्तार बाहुबली था, बल्कि सरकार में उसके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता था। जैसे ही उसने मुलायम सिंह यादव को सरकार गिराने की धमकी दी, मुलायम सिंह यादव ने जुर्म की दुनिया के खूंखार बदमाश के आगे घुटने टेक दिए। जैसे ही शाम को ये समझ में आया कि इसमें पोटा लग गया है, तब खलबली मची, क्योंकि पोटा में बात करने वाला भी दोषी सेम उतना ही। अब मुख्तार को लगा मेरा बचना मुश्किल है। आपको याद होगा उस समय मायावती की सरकार तोड़ के मुलायम सिंह ने अल्पमत की सरकार बनाई थी 2003 में। और मुख्तार अंसारी जैसे लोग उनको इसलिए प्रिय थे कि इन लोग विधायकों को डरा धमका के खरीद फोकते, जैसे भी आप समझिए, सरकार चला रहे थे। और मुझे यही कहा गया, जैसे ये पता चला, मुलायम सिंह ने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी कीमत पे इसको ख़त्म किया जाए पोटा को। और मुझ पर दबाव पड़ने लगा कि शैलेंद्र ये एफआईआर बदलो। तो मैंने कहा सर एफआईआर कैसे बदल जाएगी, सुबह की लिखी हुई मॉर्निंग की पूरे नेशनल मीडिया में आ रहा है, इतनी बड़ी रिकवरी हुई है, क्या इसको कोई भी बदल सकता? मैं ही छोड़ दीजिए, कोई नहीं बदल सकता। फिर इन लोगों ने वापस बात किया ऊपर, मेरी तो बात हो नहीं रही थी, इन लोग बात कर रहे थे। फिर हमसे कहा गया कि नहीं, मुलायम सिंह जी चाहते हैं कि ठीक है, मान लो एफआईआर नहीं बदली जा सकती, तो तुम अब अगले बयान में दूसरा जो विवेचना करेगा उसके सामने मुख्तार का नाम मत लो। मैंने कहा सर ये भी कैसे संभव है? एफआईआर में अगर मुलायम का, उनका मुख्तार का नाम लिखा है मैंने,
और मैं अपने ही बयान से अगर पलट जाऊं तो ये तो कोर्ट में हम दोषी हुए, ये माना जाएगा कि आपने पैसे लेके या जैसे भी दबाव में आपने कर दिया। और मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, खासकर जब इतना बड़ा माफिया और सबूत के साथ रिकवरी हुई है, ऐसी कभी रिकवरी नहीं हुई इतिहास में। तो मेरा तो जमीर नहीं गवारा कहता कि मैं इनको छोड़ूं, और मैं अड़ गया। मुलायम सिंह इतना नाराज हो गए कि रातों रात आप समझिए कि आईजी, डीआईजी, एसएसपी का रातों रात ट्रांसफर हुआ। बस एक आदेश से ताश के पत्तों की तरह पुलिस प्रशासन को भी बिखेर दिया गया। एक अपराधी शासन प्रशासन पर हावी हो गया। कहानी यही खत्म नहीं हुई, बल्कि शैलेंद्र सिंह पर पहाड़ तो तब टूटा जब पता चला कि उन्होंने ये केस दर्ज करवाया। उन्हें केस वापस लेने के लिए तरह तरह से प्रताड़ित किया जाने लगा। आखिर में पॉलिटिक्स और माफिया के गठजोड़ ने एक ईमानदार अफसर को नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया और 17 साल का वनवास दे दिया। लिखा पढ़ी में सब कुछ था। तो ऐसी दशा में मेरी वजह से मेरे मातहत क्यों नुकसान करें। और फिर 15 दिन के जद्दोजहद के बाद मैंने फाइनली 11 फरवरी 2004 को एक रिजिग्नेशन भेजा, जिसमें मैंने ये लिखा कि आज माफिया मतलब अपराध और राजनीति का इतना गठजोड़ हो गया कि माफिया सीधे सीधे निर्देश दे रहे हैं कि कैसे चले गए। यस, लेटर में हमने लिखा। और माफिया सीधे निर्देश दे रहे हैं, सरकार और सत्ता में बैठे हुए लोग तो केवल मुहर लगा रहे हैं। चला तो रहे सरकार माफिया लोग। और मेरा जमीर नहीं गवारा करता कि मैं ईमानदारी से इनके साथ काम कर पाऊंगा। उसके बाद उनके खिलाफ तमाम केस दर्ज किए गए, विभागीय जांच तक बैठा दी गई, जेल भिजवा दिया गया। 17 सालों तक उन्हें प्रताड़ित किया गया। लेकिन कहते हैं ना, बुराई पर अच्छाई की जीत जरूर होती है। वो दिन तब आया जब योगी राज आया। योगी राज में न सिर्फ मुख्तार अंसारी के गुनाहों की लिस्ट खोली गई, बल्कि घसीटते हुए मुख्तार को जेल में ठूंस दिया गया। जिस केस में मुख्तार ने पुलिस वालों को प्रताड़ित किया, उसी केस में वो जिंदगी भर के लिए अब सलाखों के पीछे चला गया है।